Okay, so where did we stop in the last class? Where did we stop? किसको याद है? सब आर्टिकल्स हो गए फंडामेंटल राइट्स? Yes, ma'am. आर्टिकल 30 तक। आर्टिकल 30 तक अपना हो चुका है, राइट? ओके, उसके बाद वी ऑल्सो सॉ वन मोर थिंग कि सब फंडामेंटल राइट्स पढ़ने के बाद अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अराइजेस एंड दैट इज whether these fundamental rights are amendable. Yes or no? Whether fundamental rights are amendable. Amendable मतलब क्या? हम उसको amend, change, alter कर सकते हैं. And the answer is not very straightforward. Yes or no नहीं. You have serial of case laws along with some amendments. तो आपको वो sequence as it is याद रखना है. Yes. And then tell me the final conclusion. And the final conclusion is कि fundamental rights can be amended. Yes or no? Amend कर सकते हैं fundamental rights को भी? Yes. So we can amend fundamental rights, but what? Basic structure is to be maintained. बेसिक स्ट्रक्चर में। Yes, correct. Basic structure must not be changed. ये कौन सी केस लॉ में कहा है? केशवनंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला. आप एग्जैक्ट डेट और ईयर यहाँ पे कोट करने वाले हो. ओके, सो दिस केस लॉ वाज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी वर स्टडीइंग अबाउट प्रीएम्बल, एंड राइट नाउ व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट फंडामेंटल राइट्स की अमेंडमेंट हो सकती है या नहीं, तभी भी आपको इस केस लॉ को मेंशन करना है. सो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस. ओके, ऐसा किसी का भी नहीं होना चाहिए कि आपने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का जो भी पार्ट आता है आपको एग्जाम में, उसमें ये एक केस लॉ तो आपको कोट करनी ही है. ओके, लिटरली लाइक व्हाटएवर इज द क्वेश्चन, चाहे वो प्रीएम्बल पे हो या चाहे वो फंडामेंटल राइट्स पे हो, आपको ये केशवनंद भारती की केस लिखनी है. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट. सो एवरीवन मस्ट नो दिस केस थॉरली. फाइन. अब नेक्स्ट आज नया पार्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एंड दैट इज डीपीएसपीस. डीपीएसपीस दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. सो हर एक जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है ना, वो हमने कहीं ना कहीं दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट कर लिया है, राइट? इन द बिगनिंग व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने का काम चालू था, तो जो ड्राफ्टिंग कमिटी थी उन्होंने क्या किया था? आई टोल्ड यू वेरी सिमिलर व्हेन आई गिव यू एन असाइनमेंट. आप लोग इधर नोट्स पढ़ते हो, अगर नोट्स नहीं है तो आप क्या करते हो? अच्छा, वैष्णवी इज हियर, द नेक्स्ट सेकंड वैष्णवी इज हियर, आई कैन सी हर, वेरी गुड. सो आप लोग क्या करते हो? गूगल से पढ़ लेते हो, जो भी मटेरियल अवेलेबल है वो सब कुछ पढ़ के फिर आप बनाते हो. वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन को जब बनाया, वी रेड कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ अदर कंट्रीज जो ऑलरेडी इंडिपेंडेंट थे, जिनको ऑलरेडी इंडिपेंडेंस मिल गया था, उनकी कॉन्स्टिट्यूशंस को हमने रीड किया, रेफर किया, और फिर उसमें से जो अच्छे प्रोविजंस थे वी हैव पिक देम अप. सो डीपीएसपी हमने कौन से कंट्री से अडॉप्ट किए हैं? विच कंट्री? Ireland. आयरलैंड. Okay, Vaishnavi, I read your chat. Okay, fine, good. Next time make sure that you are on time. Yes, Ireland से लिया है, correct. Okay, Ireland से लिए है. And we saw कि एक scheme of chapters है, right? Constitution को एक बहुत अच्छे format में divide किया गया है, so that it becomes very systematic and organized. So DPSPs कौन से part में है? कौन से part में है? It is in which part? Part 4. It is part 4, correct. Part 4 talks about DPSPs. In case अगर आपको ये याद रहने में difficulty हो रही है, तो इतना याद रख सकते हो, DPSP. तो वो part 4 में इतना याद रहेगा ना, DPSP. ओके, DPSP. तो ये part 4 में है. कौन से आर्टिकल से लेके कौन से आर्टिकल तक है? आर्टिकल 36 से लेके 36 to 51. 36 to 51, 36 to 51 तक का पार्ट जो है दैट टॉक्स अबाउट ड्यूटीज ऑफ स्टेट, कि वो स्टेट को गाइडलाइंस है कि स्टेट ने क्या करना एक्सपेक्टेड है. ओके, सो पहले हम लोगों ने हमारे सिटीजन्स एक तरफ पे है, स्टेट एक तरफ पे, तो हमने पहले सिटीजन्स के राइट्स के बारे में बात की कि सिटीजन्स के ये राइट्स है. देन नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कि स्टेट के ये ड्यूटीज है, ये करना चाहिए स्टेट ने.
ओके एंड फिर बाद में क्या देखने वाले हैं, नेक्स्ट पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स। सो देखना सीक्वेंस कैसा है, पहले हमारे फंडामेंटल राइट्स आ जाते हैं क्योंकि उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है, देयरफॉर फंडामेंटल राइट्स पहले। यस बीवी। हाँ, आपका आवाज ब्रेक हो गया था। या आई गॉट अ मैसेज कि इंटरनेट मेरे यहाँ पे अनस्टेबल है, बट आई थिंक नाउ इट्स ओके। हाँ, बीच बीच में थोड़ा सा लैग हो सकता है, नेटवर्क इज अनस्टेबल, राइट। सो जो सीक्वेंस है ना, उस सीक्वेंस से भी आपको क्या समझ में आएगा कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है। तो फंडामेंटल राइट्स हम लोग पहले पढ़ते हैं क्योंकि वो उतना इंपॉर्टेंट है, फिर आ जाते हैं डीपीएसपीस और उसके बाद आ जाते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स। ओके, सो आज हम लोग डीपीएसपीस पार्ट 4 जो हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए है, आर्टिकल 36 से लेके 51 तक ये पार्ट पढ़ने वाले हैं। व्हाट इज दिस? दीज आर गाइडलाइंस। स्टेट को एक गाइडलाइन दिया है कि स्टेट ने सिटीजन्स के लिए क्या क्या करना एक्सपेक्टेड है। ओके, अगर इन ड्यूटीज को नहीं किया फुलफिल तो क्या होगा? इफ स्टेट डज नॉट फॉलो देन व्हाट विल हैपन? कुछ नहीं होगा ना। तो यही सबसे बुरी वाली बात है कि कुछ नहीं होगा। दिस इज the negative, this is a disadvantage of this particular DPSPs कि हमने इंक्लूड तो किया है कि स्टेट ने ये सब कुछ करना चाहिए, बट अगर स्टेट ने वो नहीं किया तो दे आर नॉट एनफोर्सिबल बाय लॉ। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाईलाइटेड, इट इज देयर ऑन पेज नंबर 41। जिनके पास नोट्स है पेज 41 पे हाइलाइटर, आई होप बाय नाउ एवरीवन हैज अ हाइलाइटर। ओके, एकदम कलरफुल, हमें ब्लैक एंड व्हाइट से कलरफुल करनी है बुक। तो डीपीएसपीस की इंपॉर्टेंस में फर्स्ट लाइन को आपको हाईलाइट करना है, दे आर नॉट एनफोर्सिबल बाय कोर्ट्स, दे आर नॉट एनफोर्सिबल बाय कोर्ट्स। सो नाउ आई विल शेयर द स्क्रीन। yes, screen is visible. लास्ट टाइम हम लोग यहाँ पे स्टॉप हुए थे कि अमेंड कर सकते हैं या नहीं फंडामेंटल राइट्स को, एंड डीपीएसपीस की जस्ट शुरुआत की थी, राइट। सो यू नो लास्ट टाइम मैं कह रही थी ना आपको कि आपको दिख रहा है क्या, मुझे फॉन्ट बहुत कम लग रहा था। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ जूम इन एंड जूम आउट, थोड़ा सा ज्यादा जूम आउट हो गया था, दैट इज द ओनली रीजन। सो नाउ आई विल जस्ट जूम इन एंड देन वी विल स्टार्ट। ओके, पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी व्हाट इज डीपीएसपीस एंड देन वी विल सी हु कैन रिमेंबर द पॉइंट्स। ओके, लेट्स ट्राई टू लर्न द डीपीएसपीस इन द क्लास इटसेल्फ। ओके, अब भी क्लास के एंड तक आप लोग मुझे आंसर करने वाले हो डीपीएसपीस क्या क्या है। So we'll have a nice mnemonic for this to remember. So everyone look at the screen now. Okay, क्या है फर्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे देखना आपको ना नंबर वाइज दिया है, आपको आर्टिकल वाइज नहीं दिया है। सो दैट इज अ वेरी गुड पार्ट। एक्चुअल में क्या है, 36 में एक पॉइंट दिया है, 37 में, 38 में, लेकिन आपको कंसिडरिंग CS स्टूडेंट्स you are just expected to know what DPSPs are. You are not expected to write it 36 में ये है, 37 में ये है। तो आपका थोड़ा सीक्वेंस ऊपर नीचे हुआ तो भी चलेगा। What is important? That you know what is DPSPs. वो सीक्वेंस important नहीं है। Fine. First is that state to secure a social order for the promotion of welfare. So state जब भी हम लोग कहते हैं ना, तो state का ही एक wider meaning अगर देखा जाए तो state means एक welfare state. Okay, so without saying it comes that state is state मतलब हमें कैसी वाली state चाहिए। चलो look at the screen, मैं वीडियो ऑफ करती हूँ। I'm going to flip the laptop. So DPSPs, so DPSPs में फर्स्ट पॉइंट क्या है, स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर। सो कोई भी स्टेट की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनके स्टेट में जो लोग हैं उनका वेलफेयर, वेलफेयर ऑफ पीपल, लोगों की वेलफेयर के लिए, वेलफेयर वेलफेयर
के लिए काम करना है. नेक्स्ट यू हैव, ओके, मैं आपको जो सीक्वेंस बोल रही हूँ उसी सीक्वेंस में ट्राई टू रिमेम्बर. स्टेट की ड्यूटी है कि वो जुडिशियरी को अलग रखे फ्रॉम एग्जीक्यूटिव. हु कैन टेल मी जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव में कौन आता है? लेट्स सी. व्हेन आई से जुडिशियरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट रखना है, दोनों को सेपरेट रखो, डोंट मिक्स देम. व्हाट डू यू मीन बाय जुडिशियरी, व्हाट डू यू मीन बाय एग्जीक्यूटिव? एनीवन क्विकली? मैम जुडिशियरी में कोर्ट्स आते हैं. वेरी गुड, यस करेक्ट. जुडिशियरी मतलब कि कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सब कोर्ट्स आ जाएंगे. यस, ओके. एंड एग्जीक्यूटिव में कौन आता है फिर? मैम पार्लियामेंट हु मेक लॉ. करेक्ट, करेक्ट. ओके, सो एग्जीक्यूटिव में एग्जीक्यूट कौन करता है? एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज कौन से है? सो एग्जीक्यूशन किसके पास होता है? प्रेसिडेंट, गवर्नर, ये लोग आ जाएंगे इन एग्जीक्यूटिव. ओके, बिकॉज नेशनल लेवल पे प्रेसिडेंट इज द हेड. यस और नो? नेशनल लेवल पे प्रेसिडेंट इज द हेड. और हर स्टेट के लिए हु इज द हेड? क्या बोलते हैं उसको? सीएम, गवर्नर. ओके, तो प्रेसिडेंट, गवर्नर, ये एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज हो गए. तो ये इन दोनों को हमें मिक्स नहीं करना है. ओके, जुडिशियरी इंडिपेंडेंट, सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव. सो दैट इज अ ड्यूटी ऑफ स्टेट. ओके, सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव. नेक्स्ट इज इंटरनेशनल लेवल पे हमें क्या चाहिए? इंटरनेशनल लेवल पे हमें पीस चाहिए, एकदम शांति और सिक्योरिटी चाहिए. हमें वो टेंशन नहीं चाहिए बार बार कि कल जाके वॉर होगा, परसों वॉर होगा, ऐसा टेंशन नहीं चाहिए. सो स्टेट की कोशिश क्या होनी चाहिए? दे हैव टू ट्राई टू प्रमोट इंटरनेशनल लेवल पे पीस एंड सिक्योरिटी. पीस एंड सिक्योरिटी. ओके, नेक्स्ट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड. यूनिफॉर्म सिविल कोड, हु कैन टॉक ऑन दिस? बहुत हॉट टॉपिक है यूनिफॉर्म सिविल कोड. इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिस्कशन एट प्रेजेंट चालू है. दिस कम्स अंडर आर्टिकल 44 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. आर्टिकल 44 में ये पॉइंट आ जाता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड. हु कैन टेल मी व्हाट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड? बहुत सी बार न्यूज पेपर्स में, न्यूज चैनल्स पे आप सुनते रहोगे इसके बारे में. आर्टिकल 44. एनीवन, एनी आइडिया? नहीं पता? ठीक है, कोई बात नहीं. ओके, फाइन. So now pay attention and listen what is uniform civil code so that you'll remember the point. हर स्टेट की ड्यूटी है कि हम सब लोगों के लिए, ओके, ऑल सिटीजन्स के लिए, irrespective of your caste, creed, religion, we all should have one law. एक ही लॉ होना चाहिए. At present है क्या सबके लिए one law? At present are we having one law? See, few cases में yes, but certain personal laws जो है, personal laws मतलब क्या? जैसे कि मैरिज, प्रॉपर्टी का सक्सेशन, इसके लिए अलग लॉज है. इफ यू नो, सी, सबसे सिंपल एग्जांपल मैं आपको देती हूँ. हिंदूज में whether two marriages are allowed? नो मैम. नो. ओके, उसको कहते हैं बाइगमी. उस ऑफेंस को कहते हैं बाइगमी. दैट इज आपकी एक शादी हो चुकी है, यू हैव अ वाइफ एंड स्टिल यू गेट मैरिड टू अनदर पर्सन. मतलब आपने कौन सा ऑफेंस किया है? बाइगमी. बाय मतलब दो वाइफ्स है, विच इज नॉट अलाउड. मुस्लिम लॉ has a different thing. Polygamy is allowed. That is, one male person can have 2-3 wives. Allowed है. Christians का लॉ अलग है. मतलब हर रिलीजन के लिए जो लॉज रिलेटिंग टू मैरिज है वो अलग है. सक्सेशन के लॉज अलग हैं. हिंदूज में अलग रूल्स है सक्सेशन के, मुस्लिम्स में अलग है, क्रिश्चियंस में अलग है, एंड अदर कास्ट. ओके, सो स्टेट की ये ड्यूटी है एक्चुअली. कब से ये दिया है देखना, अपने 1950 जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तब से ये बात लिखी है. बट टिल डेट, टिल 2021, state has not tried to have a uniform civil law.
we are having different personal laws. So आर्टिकल 44 कहता है कि स्टेट की ड्यूटी है कि सब लोगों के लिए पर्सनल लॉज भी एक ही होने चाहिए. अगर हम लोग कह रहे हैं हिंदूज में 2 शादियां अलाउड नहीं है, तो सारे लॉज के लिए यही रूल होना चाहिए. Everyone must have the same law. Okay, so this discussion is going on कि हमें यूनिफॉर्मिटी चाहिए, that is we want uniform civil code. Okay, I don't know whether it will be executed. It will be, but it will take time, not immediately. It will take time. Okay, so uniform civil code के लिए I'm writing मैं इसके लिए एक ये क्या लिख रही हूँ, आपको C याद रखना है इसके लिए. ओके, C याद रखना है, तो मैं यहाँ पे आपको वो ये लिख के दे रही हूँ, कौन से लेटर्स आपको याद रखने हैं. सिविल कोड. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टेक E. E E E E E is for what? E बोले तो एजुकेशन. एजुकेशन. So it says that state की ड्यूटी है कि सबको एडुकेट करे. राइट टू वर्क, एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस. स्टेट की क्या क्या ड्यूटी है? राइट टू, कि सिटीजन्स को, हम लोगों को काम मिलना चाहिए. काम कब मिलेगा? अगर आप एजुकेटेड हो, एजुकेशन लेते हो तो ही काम मिलेगा. सो राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड इस प्रोसेस में कुछ भी असिस्टेंस चाहिए, पब्लिक असिस्टेंस. ओके, आजकल काफी सारे ई पोर्टल्स वगैरह है जिसको आप एक्सेस करके वहां पे पूरी इंफॉर्मेशन आपको अच्छे से मिल जाएगी. एंड यू विल कम टू नो, जॉब के लिए अप्लाई करना है, एजुकेशन के लिए कोई इंस्टीट्यूट में अप्लाई करना है, तो क्या कर सकते हो. ठीक है, तो ये हो गया एक ही. नेक्स्ट इज अगेन फॉर एजुकेशन, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन. ये पॉइंट हमने और कहाँ पे देखा है? लेट्स सी हु कैन रिकलेक्ट. फ्री एंड कंपल्सरी आर्टिकल 21A. 21A. वेरी गुड अद्वैत, यस. सो देखना ये दो जगह पे आ रहा है, तो कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द डिफरेंस? यहाँ पे भी हम लोग कह रहे हैं फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, और आर्टिकल एज ए में भी में कहा. फर्क रहेगा कुछ? क्या बात है यार, तुम लोग मतलब बहुत ज्यादा होशियार हो. मुझे लगा था नहीं पता रहेगा. तो एज ग्रुप वहां पे जब हम लोग फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे थे, फंडामेंटल राइट्स, दैट टाइम वी सेड वी हैव अ राइट. कौन से एज ग्रुप को राइट था? मोर देन 6 to 14. 6 to 14 के केस में अपना राइट है, सिटीजन्स का राइट है कि हमें एजुकेशन मिलना चाहिए. 6 to 14 में, 6 to 14 में. 6 के पहले जो है, 6 के पहले भी एजुकेशन होता है ना, LKG हो जाता है, UKG हो जाता है, नर्सरी हो जाता है. तो ये जो है, ये एजुकेशन भी फ्रीली प्रोवाइड करना ये स्टेट की ड्यूटी है. ओके, सो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन लेस देन 6 years. फाइन. नेक्स्ट वन, नेक्स्ट E. ओके, ये देखना आप बस इसको याद रखोगे ना तो ऑलमोस्ट सब पॉइंट्स आपको याद रह जाएंगे. CE. ई में एजुकेशन आ गया. अब वापस हम लोग कह रहे हैं जो एजुकेशन के बारे में बहुत ज्यादा फोकस किया गया है, एजुकेशन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है ही, वो वर्ड ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, इट इज नॉट अ वर्ड बट आई विल से इट इज अ प्रोसेस, एक बहुत बड़ी प्रोसेस है. सो एजुकेशन में नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं हम लोगों को, और क्या करना है? वी वांट टू प्रमोट एजुकेशन. वापस आ गया, प्रमोट एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट. कौन से टाइप की लोगों के लिए? ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शंस. ओके, इन लोगों को अवेयरनेस नहीं रहेगा, इन लोगों को इतनी जानकारी नहीं रहेगी, इनको पता नहीं रहेगा कि एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है. सो वी हैव टू प्रमोट अमंग देम एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट. ओके, सो इसके लिए फंडामेंटल राइट्स में राइट दिया है. राइट, हमने देखा है कल्चरल एजुकेशनल राइट्स में कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इनके लिए रिजर्वेशंस है, एम्प्लॉयमेंट के लिए इनको रिजर्वेशंस है. तो क्या कर रहे हैं हम लोग? इट इज टू प्रमोट. तो ये स्टेट की ड्यूटी है कि इन वीकर सेक्शंस के एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट को हमें प्रमोट करना है, उनको थोड़ा सा मोटिवेट करना है. तो कैसे मोटिवेट कर सकते हैं? बाय गिविंग देम रिजर्वेशंस, फीस में कंसेशंस,
सो दैट उनको थोड़ा सा लगेगा चलो ठीक है लेना चाहिए एजुकेशन. ओके, सो वी हैव 3 E's relating to education, 3 E's which are relating to education. Next, one more E, and that is about environment. Environment. Okay. Recently इसके बारे में ज्यादा डिस्कशन होने लगा है. We are having many laws relating to environment जो अभी enact हो रहे हैं, क्योंकि ये स्टेट की ड्यूटी है to protect environment. इसके ऊपर बहुत ज्यादा अभी रिसेंटली फोकस आया है. रिसेंटली, कैन यू टेल मी Ma'am, you are on mute. Okay. Yes. Thank you. So इंडस्ट्रियल डिजास्टर में एक बहुत बड़ा डिजास्टर हुआ था, एंड आफ्टर दैट सब लोग ऐसे एकदम जग गए कि नहीं ये ऐसे कैसे हुआ. बहुत बड़ा डिजास्टर हुआ था. टिल डेट इट इज द बिगेस्ट डिजास्टर. एंड उसके बाद काफी सारे एनवायरमेंटल लॉज आए. विच इज दैट डिजास्टर? इट वाज अ इंडस्ट्रियल डिजास्टर. भोपाल गैस ट्रेजेडी. वेरी गुड, करेक्ट राहुल, वेरी गुड. कौन से ईयर में हुआ था? एक टेंटेटिव बता सकते हो? 83. यस, इट वाज इन 1983. ओके, तो अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे ना एनवायरमेंटल लॉस को, आप देखोगे 1983 के पहले भी एनवायरमेंटल लॉस थे बट बहुत कम थे. 83 के बाद एकदम से ऐसे लोग जग गए कि माय गॉड ये क्या है, एनवायरमेंटल डिजास्टर क्या हो सकता है. ये तब हमें पता चला. एंड देन वी हैड मेनी 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 न्यू एनवायरमेंटल लॉज एनेक्टेड. ओके, सो प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट. एनवायरमेंट में आप और भी डाल सकते हो. एनवायरमेंट के साथ फॉरेस्ट आ गया, वाइल्ड लाइफ आ गया. इन सबको प्रोटेक्ट करने की ड्यूटी है स्टेट की. ड्यूटी है स्टेट की. ओके, सो प्रोटेक्टिंग एनवायरमेंट. डू यू नो भोपाल गैस ट्रेजेडी का अगर आप देखते हो ना उसका इफेक्ट, तो जो अपना वर्ल्ड वॉर 2 में जितना नुकसान हुआ था, इट इज इक्विवेलेंट टू दैट. ओके, इतने लोग गए. so many animals and plants were destroyed. कितनी लैंड है जो बैरन लैंड हो गई, जो एग्रीकल्चरल थी, कि अगले कितनी सालों के लिए हम लोग वहां पे कोई भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे थे. तो इफेक्ट्स जो है ऑफ भोपाल गैस ट्रेजेडी वर डिवेस्टेटिंग. बहुत ज्यादा उससे नुकसान हुआ था. ओके, तो आपको ये याद रखना है कि एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना भी किसकी ड्यूटी है? स्टेट की ही ड्यूटी है. ओके, चलो यहाँ पे ई की कहानी खत्म है. बहुत ज्यादा हो गया. सबसे पहले ई में एजुकेशन आ जाते हैं. एजुकेशन के 3 पॉइंट्स, एंड देन कम्स एनवायरमेंट. आफ्टर दैट एम 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 एम. सो दिस आई विल राइट इट एज 6th पॉइंट. एम में अब क्या हम लोग करने वाले? एनवायरमेंट के बाद अभी हम लोग बात करेंगे अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स. प्रोटेक्शन ऑफ monuments. Monuments and places of national importance. Like what? पुणे में कितने लोगों ने देखा है? शनिवार वाड़ा देख लिया है? Have you all seen शनिवार वाड़ा? Yes. Yes, Yes. ma'am. Yes. और कौन से हिस्टोरिक प्लेसेस पुणे में बता सकते हो? हिस्टोरिक प्लेसेस इन पुणे? लाल महल. लाल महल. Everyone must have seen it. Yes. नहीं देखा है तो आपको जाके डेफिनेटली देखना चाहिए. अगर आप पूना में रह रहे हो और आपको ये नहीं पता है तो दैट नथिंग लाइक दैट. लाल महल है, शनिवार वाड़ा है, सिंहगढ़ फोर्ट है, राइट? सो मेनी हिस्टोरिक प्लेसेस वी हैव, मेनी मॉन्यूमेंट्स वी हैव, नेशनल इंपॉर्टेंस के प्लेसेस है. क्या जिंदगी में कभी भी ऐसा हो सकता है कि शनिवार वाड़ा को पूरी तरह से ऊपर का डिस्ट्रॉय कर दिया फोर्ट और वहां पे एक बहुत बड़ा कमर्शियल प्रोजेक्ट लॉन्च हो गया है? ऐसा कभी हो सकता है? लाल No, महल not का possible. लाल महल का No, लोकेशन देखो, शनिवार वाड़ा का लोकेशन देखो, इतना प्राइम लोकेशन है. Is there a possibility that this is destroyed and you have big commercial complexes over there? नहीं. Reason is स्टेट की ड्यूटी है कि हमें मॉन्यूमेंट्स को एंड प्लेसेस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस को प्रोटेक्ट करना है, ना कि डिस्ट्रॉय. डिस्ट्रॉय नहीं करना है इसको, इनफैक्ट प्रोटेक्ट करना है. ओके,
यस, गॉट द पॉइंट? सो यहाँ पे मैं Yes. मॉन्यूमेंट, ओके चलो, मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, नेशनल इम्पोर्टेंस को एनटी लिखा है, नेशनल इम्पोर्टेंस। ओके, सो आई हैव ट्राइड टू कवर मैक्सिमम पॉइंट्स। इसके अलावा और क्या पॉइंट्स है वो मैं लिख नहीं रही हूँ, बट यू कैन रीड इट इन द बुक एंड अंडरस्टैंड। सबको इक्वल पे मिलना चाहिए, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, राइट? अब काम पे आते हैं, ओके, काम के बारे में अभी बात करनी है कि काम के अपॉर्चुनिटीज सबको मिलने चाहिए, सबको इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इक्वालिटी, जितने अपॉर्चुनिटीज मेन को है उतनी ही अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन होने चाहिए। अगर आप काम कर रहे हो तो आपके जो सैलरी या वेजेस है वो भी उस लेवल के होने चाहिए। ओनली देन देयर विल बी अ राइज इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये सब कुछ किस में आ जाता है? स्टेट के ड्यूटीज में आ जाता है। स्टेट की ये सब क्या है? ड्यूटीज है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, मैंने जो किया है, यहाँ से हमें एक निमोनिक क्या मिल जाता है? यू ऑल हैव हर्ड अबाउट, यू ऑल नो अबाउट जेपी सीमेंट। Yes. बस तो इतना ही आपको याद रखना है। व्हेन आई से डीपीएसपीस, ओके, व्हेन आई से डीपीएसपी, ओके, ध्यान देना यहाँ पे डीपीएसपी। तो आपको ये फटाफट ये पॉइंट्स याद आने चाहिए, कौन से जितने मैं ऊपर लिख रही हूँ। एंड जेपी सीमेंट से क्या क्या पॉइंट्स है? फर्स्ट, जे स्टैंड्स फॉर व्हाट? सेपरेशन। पे अटेंशन, बिफोर द एंड ऑफ द क्लास I want someone to tell me all these points. J stands for separation of judiciary from executive. P stands for, P का क्या बोला था मैंने? International peace and security. Yes, पीस चाहिए हमें, एकदम शांति चाहिए। इंटरनेशनल लेवल पे पीस एंड सिक्योरिटी चाहिए। C stands for what? C stands for यूनिफॉर्म सिविल कोड। उसका मीनिंग आपको बता दिया, सिविल कोड। E के लिए, फर्स्ट E के लिए 3 पॉइंट्स, ओके। टोटल फोकस ई का किस पे है? एजुकेशन पे है, एजुकेशन पे। तो फर्स्ट ई में क्या पॉइंट बोला मैंने आपको? राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस। नेक्स्ट, एजुकेशन में फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन दैट इज लेस देन 6 years. नेक्स्ट ई इज फॉर प्रमोटिंग एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शंस, SC ST. देन आता है M. M stands for what? प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स, monuments. E stands for what? Next E is our focus shifts from education to environment, protection of environment, forest and wildlife. N stands for, NT को साथ में लेना है, national. NT is national, okay? National. Places of national importance को भी हमें protect करना है, okay? अपार्ट फ्रॉम दिस, जो ऊपर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो हमें डीपीएसपी के इससे ही मिलता है कि स्टेट मतलब कि वेलफेयर ऑफ पीपल, तो ये तो अनडाउटेडली आप फर्स्ट इसमें ही लिख दोगे, ओके? सो हाउ मेनी पॉइंट्स विल बी एबल टू रिमेंबर बाय रिमेंबरिंग जेपी सीमेंट? 10. यस, क्योंकि 5 के अंदर मैंने एक्चुअली 4 पॉइंट्स लिखे हैं, ओके, बिकॉज दे आर ऑल रिलेटिंग टू ई. So you'll almost be able to remember 10 DPSPs, और एग्जाम में दिस इज मोर देन इनफ, 10 आप लिख सकते हो, ठीक है? बाकी का भी आप रीड कर सकते हो, आपको लेबर का याद रहता है। स्टेट की ड्यूटी है कि फ्री लीगल एड प्रोवाइड करें, दैट इज जो लोग गरीब है लेकिन उनको लीगल सर्विसेज चाहिए तो उनको फ्री में लीगल एडवाइसेस देना। विलेजेस में पंचायत सिस्टम होती है तो उसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करना है, जैसे सिटीज में म्यूनिसिपैलिटीज होते हैं, है ना? तो ये एडिशनल पॉइंट्स हो गए। इतना याद रख सकते हो या नहीं? यस और नो? इज इट इजी? Ma'am, यस? yes. Ma'am, इसके आर्टिकल्स भी सारे लर्न करना है ना? नहीं नहीं नहीं, मैंने वही आपको बोला, सिर्फ आपको क्या मेंशन करना है कि आर्टिकल 36 to 51 टॉक्स अबाउट डीपीएसपीस, दैट्स इट। यू डोंट हैव टू एग्जैक्टली से 36 में ये है, 51 में ये है, उससे क्या फर्क पड़ेगा ना? मतलब, आर यू गेटिंग द पॉइंट? सीक्वेंस ऊपर नीचे हो जाए, अपना मेन इंटेंशन क्या है कि स्टेट के क्या ड्यूटीज है वो हमें पता होने चाहिए, दैट्स इट। तो सीक्वेंस का कुछ प्रॉब्लम नहीं है, Okay. ओके? सो आई थिंक दिस एंटायर पेज, बस आप जेपी सीमेंट को याद कर लो, डीपीएसपी पार्ट 4 पूरा याद हो जाएगा, ठीक है? ओके एवरीवन, लेट्स गो अहेड।
लेट्स गो अहेड। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या देखना है हमें कि फंडामेंटल राइट्स। ओके, हमारे पास है लास्ट 7 मिनट्स। ओके, लास्ट 7 मिनट्स आप रिजॉइन करोगे ये लिंक एक्सपायर होने के बाद। ठीक है, फाइन। अब हमने फंडामेंटल राइट्स देख लिए और हमने डीपीएसपीस को भी देख लिया है। दिस वाज अंडर पार्ट 3, दिस इज अंडर पार्ट 4। ठीक है, अब बात क्या आ रही है कि अगर इन दोनों के बीच में कुछ कंफ्लिक्ट हो जाता है कि फंडामेंटल राइट तो कुछ और कहता है, डीपीएसपी कुछ और कह रहा है, नहीं होना चाहिए। ठीक है, जनरली नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर हो जाता है तो क्या करेंगे? दैट इज इफ देयर इज अ कंफ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, तो हम लोग क्या करेंगे? यस, क्या करेंगे? दोनों के बीच में कंफ्लिक्ट होता है, किसका सुनना चाहिए, किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए? फंडामेंटल राइट्स ना। हाँ मैम, DPSP should be ignored. DPSPs should be ignored, that is DPSPs cannot override। तो एक बहुत हाँ मैम, important क्योंकि वो हम्म those are not compulsory to be applied ना। वो एनफोर्सेबल नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि एनफोर्सेबल नहीं है मतलब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। बट देयर वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस। द नेम ऑफ दैट केस इज स्टेट ऑफ मद्रास। इस केस में थोड़ा सा ज्यादा क्लियर हुआ ये पिक्चर। नेम ऑफ द केस इज स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस दोराई राजन वर्सेस दोराई राजन। इस केस में क्लियरली कोर्ट ने कहा कि डीपीएसपीस कैन नॉट ओवरराइड, डीपीएसपीस कैनॉट ओवरराइड फंडामेंटल राइट्स। ओके, तो आप अभी तो फिलहाल इतना याद कर लो, लेकिन बाद में क्या हुआ, ये स्टेट के बाद फिर से वापस कोर्ट को लगा कि नहीं, ऐसे कैसे हम लोग सिर्फ ज्यादा इंपॉर्टेंस फंडामेंटल राइट्स को दे सकते हैं। एंड देन लेटर ऑन दे केम अप विद अनदर कॉन्सेप्ट व्हिच इज कॉल्ड एज हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन को यूज करना चाहिए, ऐसे कोर्ट ने हमें कहा है। ओके, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, दैट इज हम लोग कोशिश करेंगे, क्या कोशिश करेंगे? वी आर गोइंग टू ट्राई कि हम दोनों को इफेक्ट कैसे दे पाएंगे, मतलब दोनों को थोड़ा सा हम लोग बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। वी ट्राई टू फॉलो डीपीएसपी ऑल्सो एंड द फंडामेंटल राइट्स ऑल्सो। ओके, सो इसके बारे में और डिटेल में आपको कहाँ पता चलेगा? वी हैव वन चैप्टर कॉल्ड एज इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, राइट? अब हम लोग इस एग्जाम्पल को वापस लेंगे डिटेल में कि हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन क्या होता है। फिलहाल क्या याद रखना है कि स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस दोराईराजन के केस में क्या बोला? डीपीएसपीस कैनॉट ओवरराइड, दैट इज फंडामेंटल राइट्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया। आफ्टरवर्ड्स लेटर ऑन द कोर्ट सेड दैट नो, ऐसे किसी एक को हम लोग एक इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते, दोनों भी जो है ना, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। हम लोग ऐसा नहीं कह सकते कि फंडामेंटल राइट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं। यू ट्राई टू गिव अ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, दोनों को इक्वल इफेक्ट दो। ओके, दोनों को उतना ही इंपॉर्टेंस देना है। देयरफॉर दे से कि ट्राई टू गो फॉर हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, कि दोनों को इफेक्ट कैसे दे सकते हैं उसको हम लोग ट्राई करने वाले हैं। फाइन, यस। नेक्स्ट 3 मिनट्स में अभी हम लोग आज नेक्स्ट पार्ट देख लेंगे, दैट्स फंडामेंटल ड्यूटीज। अब नेक्स्ट क्या देखना है हमें? फंडामेंटल ड्यूटीज। तो पहले तो हमने क्या किया? सिटीजन्स के अधिकार, सिटीजन्स के अधिकारों के बारे में बात की, दैट इज राइट्स। बट देन यू नो एवरी कॉइन हैज टू साइड्स, एवरी कॉइन हैज टू साइड्स। तो ये भी ऐसा ही है कि अगर हम लोग राइट्स की बात कर रहे हैं तो हमें हमारे ड्यूटीज भी पता होने चाहिए, राइट? इतने सारे राइट्स हैं, व्हाट अबाउट ड्यूटीज? नाउ टेल मी लॉजिकली, इवन बिफोर वी स्टार्ट रीडिंग, जो ड्यूटी स्टेट की है, क्या वही ड्यूटीज थोड़े बहुत, ओके, नॉट मच बट थोड़े बहुत वही ड्यूटीज अपने भी रहेंगे एज सिटीजन्स? Yes.
अगर Yes, हम लोग ma'am. स्टेट को कहते हैं कि आपने मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करना है, आपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, और दूसरी तरफ पे अगर हम लोग प्लास्टिक यूज कर रहे हैं, रिवर्स में कचरा डाल रहे हैं, वी आर डिस्ट्रॉइंग आवर एनवायरनमेंट, तो इज दैट करेक्ट? नो, नहीं। राइट? सो बहुत सारे जो डीपीएसपीज है उसी में से कुछ पॉइंट्स को उठा के हमने फंडामेंटल ड्यूटीज में भी डाला है. ओके, सो वंस यू अंडरस्टैंड द डीपीएसपीज, इट इज वेरी इजी to remember the fundamental duties of citizens. Okay, so fundamental duties को हमने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया 1950 में तब इंक्लूड नहीं किया गया था, ये तो बाद में याद आया कि अरे नहीं, राइट्स की बात कर रहे हैं तो ड्यूटीज भी आने चाहिए, तो therefore this was inserted in part 4A. ओके, आपको एक मजे की बात बोलती हूँ. एक मजे की बात क्या है? Whenever you find some alphabets ना, part 4A, आपको ऐसा सीक्वेंस नहीं दिख रहा है part 1 2 3 4 5, तो इससे आपको समझ में आ जाता है कि this was added later on by a constitutional amendment, because जब बनाया था तब it was part 4 part 5, बनाते वक्त एक सीक्वेंस में बनाया था. later on they felt कि नहीं, यहाँ पे ड्यूटीज को ऐड करना चाहिए. फिर कैसे ऐड करेंगे? 4 and 5 के बीच में क्या आ गया? 4A. Okay, so this was added later on in कौन से पार्ट में? 4A में हमने इसको ऐड कर दिया है. तो अभी फंडामेंटल ड्यूटीज डीपीएसपी 51 तक थे, ये है 51A. आर्टिकल 51A ये एक ही आर्टिकल है which talks about the fundamental duties, which has many sub points. ओके, टोटल 11 पॉइंट्स हमें याद रखने हैं, टोटल 11 पॉइंट्स हमें याद रखने हैं ड्यूटीज में. तो सबसे पहले अपनी ड्यूटी क्या है? सबसे पहले हमने कहाँ से शुरुआत करनी है? वी हैव टू स्टार्ट विथ आवर नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम. उसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है. सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू राइट नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम. ओके, अब कलर वलर तो मैं नहीं कर सकती हूँ, बट इसको याद रखो. ओके, फ्लैग मतलब ड्यूटीज की बात की तो सबसे पहले आपके सामने फ्लैग ही आना चाहिए इंडिया का. ओके, यू हैव टू रिमेम्बर दिस. तो क्या है? वी हैव टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी दिया है उसको रिस्पेक्ट करना है, फॉलो करना है. ओके, इसी में और क्या लिखना है? दैट वी हैव टू रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग and the national anthem of